हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के क्विज सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 तक हम पहुंच चुके थे, जहां पर हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पूरा कर लिया था। तो स्टूडेंट, अगला जो तीसरा सवाल है वो आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा। अब तीसरा सवाल क्या है, चलिए हम देखते हैं उसे। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और बीजगणित विधि द्वारा हल कीजिए। किस विधि का आप अधिक उपयोग मांगते हैं? मतलब आपको जो रेखिक समीकरण है वो आपको प्रतिस्थापन विधि और बीजगणित विधि दोनों में से को हल करना है, दोनों से। और आपको कौन सी विधि जब सबसे अच्छी लगती है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट, आपको दोनों ही विधियाँ आती हैं, प्रतिस्थापन भी आती है और बीजगणित भी। यहाँ पे हम दोनों सीख चुके हैं, तो आपको जो विधि अच्छी लगती हो आप ये सवाल उससे करके देखेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो यदि बीजगणित विधि से हल कीजिए। मतलब जो आपके जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो सवाल हैं वो दिए गए हैं, इनसे क्या करना है, सबसे पहले हमको इनके समीकरण बनाना है और समीकरण यदि सही बनते हैं तो उनको हम बीजगणित विधि से, अब बीजगणित विधि वो आपकी तीनों विधियाँ, चाहे वो आपकी प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन हो, चाहे बीजगणित हो, तीनों में से किसी एक विधि का उपयोग करके अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो आपको जो अच्छे से आती हो आप उस विधि से निकालें। जरूरी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर कोई विधि दी है उससे। यदि आपका प्रश्न में सवाल ये आता है कि कोई भी सवाल जो दिया हो वो आपको इस विधि से निकालना है, तो स्टूडेंट आपको वो उसी विधि से निकालना है। लेकिन यदि सवाल में विधि का नाम नहीं दिया है तो आपको तीनों विधि में से जो अच्छी आती है वो उससे कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं अपना आज का प्रश्न क्रमांक 4 का पहला सवाल। तो स्टूडेंट, आपका पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई छात्रावास है, उसके मासिक व्यय है उसका एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, इसे हम इस प्रकार समझेंगे। मान के चलिए आपने कहीं पे किराए से कमरा लिया है, तो आपको जो कमरे का महीने भर का किराया देना है वो तो आपको निश्चित है, तो उतना देना है। अब मान के लिए मकान मालिक कुछ दिन ऐसा कहता है कि आप एक काम करिए, हमारे यहाँ खाना खा लीजिए और प्रतिदिन खाने का आप जितने दिन खाना खाते हो उतना इतना किराया दे दीजिए करिए। मान के चलिए आपका महीने का किराया जो फिक्स है कमरे का वो मान चलिए 2000 है, और जब आप उसके यहाँ खाना खाते हो तो एक दिन का 50 रुपये है। तो मान चलिए आपने 2 दिन खाना खाया तो आपका 2000 रुपये जो किराया है वो तो देना ही है, और 2 दिन खाने का कितना हो गया, 100 रुपये। ऐसे ही छात्रावास में कहा गया है कि मासिक जो व्यय है वो आपका नियत है। इसमें लिखा है कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने दिन भोजन किया है। तो कोई विद्यार्थी ए है जो क्या करता है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है, और दूसरा विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपये देता है। तो उसका जो निश्चित किराया है मतलब छात्रावास का वो बताना है, और एक दिन का खाने का कितना खर्च होता है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या मान लें, जो आपको दिया है नियत व्यय, अपन लिखते हैं माना नियत व्यय कितना हो गया x, तथा जो प्रतिदिन का खाने का है, प्रतिदिन या भोजन, प्रतिदिन भोजन पर व्यय वो कितना मान लिया अपन ने, बाय। मतलब जो आपका प्रतिदिन का कितना हो गया भोजन का बाय, और जो नियत व्यय है वो कितना है x। अब कोई विद्यार्थी कौन सा ए जो 20 दिन भोजन करता है तो कितने रुपए देता है, 1000। मतलब 20 दिन करेगा तो 1000 रुपये दे रहा है। अब 1000 में उसका जो निश्चित व्यय है वो आपको दे रहा है नियत व्यय x, और प्रतिदिन खाने का भी, अब कितने दिन भोजन किया उसने 20 दिन, तो 20 दिन खाने का भी टोटल मिला कितने दे रहा है, 1000 रुपये। तो अपन उसने कैसे दिए होंगे वो निकालते अपन। ए द्वारा 20 दिन भोजन के बाद दिया व्यय कितना है, 1000 रुपये। 20 दिन में भोजन करेगा तो कितना रुपए देगा, 1000। अब 20 दिन करने पर कैसे, आपको जो निश्चित भाड़ा है वो तो देगा ही वो x। अब साथ में एक दिन का कितना है बाय, तो 20 दिन का 20 बाय बराबर में कितने रुपए दे रहा है वो 1000। तो ये बन गया आपका समीकरण 1 पहला। मतलब नियत भाड़ा वो भी दे रहा है, साथ में नियत जो व्यय है
वो भी साथ में दे रहा है, और 20 दिन का खाने का, तो एक दिन का खाने का तो बाय है, तो 20 दिन का 20 बाय। अब ये टोटल वो कितने रुपए दे रहा है, 1000, तो आपको बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार कौन सा विद्यार्थी, बी द्वारा कितने दिन पर, 26 दिन, 26 दिन भोजन पर या फिर भोजन के बाद दिया व्यय, कितना हो रहा है स्टूडेंट, 1180 रुपये। 1180 दे रहा है। अब वो कैसे दे रहा है, जो आपका एक्स है निश्चित वो तो दे ही रहा है, साथ में 26 दिन भोजन, तो एक दिन भोजन का बाय, तो 26 दिन का 26 बाय, जो हो गया आपका समीकरण दूसरा। अब टोटल रुपए कितने दे रहा है वो, 1180, ये बन गया आपका समीकरण 2। ये आपका समीकरण 1, समीकरण 2। अब आपको किससे करना है, चाहे विलोपन से करना चाहे प्रतिस्थापन से। यहाँ देखिए जरा, आपका समीकरण 1 जो है उसका एक चर x है, दूसरे समीकरण का भी एक चर कितना x है, मतलब ये आपके दोनों के गुणांक कैसे समान है। यदि हम पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले को घटा दें तो आपका x से x कट जाएगा, तो आपका आंसर किसका निकलेगा, बाय का, और बाय का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का निकाल सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं, समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएं, आपका पहला समीकरण है x प्लस 20y बराबर में 1000, और दूसरा x प्लस 26y बराबर में 1180। तो चलिए जब हम घटा रहे हैं तो घटाने पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये आपका x से x कट गया। अब देखिए यार, ये 20y प्लस के, ये 26y माइनस के, तो 26 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे। बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, ये माइनस के आ गया। यहाँ 1180 माइनस के, यहाँ 1000 प्लस के, तो 1180 में से जब 1000 जाएंगे कितने बचेंगे आपके, माइनस के 180, क्योंकि आपकी बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस से माइनस कैसे। अब स्टूडेंट आपको निकालना है बाय का मान, तो बाय का मान कैसे निकालेंगे, जो गुणांक उसको ले जाएंगे हम बटे में। चलिए यहाँ करते हैं, बाय बराबर कितना, 180 बटे में 6, क्योंकि आपके 6 गुणांक है तो पक्षांतर के बाद कहाँ पहुँचेंगे, 180 बटे में। इसको काट दीजिए, 6 कम 6, 6 3 18, कितना आ रहा है 30, तो बाय बराबर आ गया आपका 30। अब बाय का मान उठाकर आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में। बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखिए क्या आपका, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर में 1000, 1000। यहाँ पर आपने x प्लस 20, y का मान कितना है 30, यहाँ पे y की जगह रखेंगे अपन 30, बराबर में कितना है 1000। करिए इसका गुणा करते हैं अपन, x प्लस, यहाँ हम 20 का गुणा 30 में करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 जीरो कीजिए, मतलब कितना आ गया 600, बराबर में आपके ये 1000। अब हमको क्या करना है, इस 600 को पक्षांतर करेंगे, x का मान निकालना है, तो 600 का पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 1000 माइनस 600। अब 1000 में 600 आएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट, ये आपके बचेंगे 400। ये निकला आपका x का मान, मतलब कि जो नियत व्यय था आपका छात्रावास का x का मान वो कितना निकला 400, और जो आपका प्रतिदिन भोजन पे व्यय था y वो कितना निकला 30। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 4 का पहला। चलिए हम करते हैं इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, मतलब कोई भिन्न है वो 1/3 हो जाएगी, कब, जब उसके अंश से आप 1 घटाओगे, और वह 1/4 हो जाती है, कब, जब उसके हर में 8 जोड़े जाते हैं, जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न याद कीजिए। क्या याद करना है स्टूडेंट आपको, भिन्न, तो जो भिन्न याद करना है उसी को हम मान लेते हैं। तो माना वह भिन्न कितनी हो जाएगी, माना कि भिन्न क्या होगी, x/y है। आपको जो ज्ञात करना है वही आपने मान लिया, माना कि भिन्न x/y है। अब आपको x और y का मान निकालना है। अब उन्होंने शर्त क्या दी है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो वह कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाती है। तो जो दिए हम पहले वही लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार जब कितने अंश से 1 घटाया जाता है, तो लिखेंगे
जब अंश से एक घटाया जाता है तब भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। अब जो आपको प्रश्न में दिया था आपने वही लिख लिया कि जब अंश से एक घटाया जाता है तब भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। तो आपकी भिन्न कितनी है? x/y। क्या कह रहे हैं? उसके अंश से एक घटाया जाता है, ऊपर अंश होता है नीचे हर, तो अंश में से एक घटाएंगे तो अपन ने चलिए एक घटा दिया। जब एक घटाएंगे तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। जब हम अंश में से एक घटाएंगे तो अपन ने घटाया, जब घटाएंगे तो क्या होता है? भिन्न 1/3 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, अपन बनाते हैं समीकरण। तो यहाँ इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, क्योंकि परिमेय संख्या जो रहती है वो बराबर लगाए तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। इसका यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे। तो चलिए करते हैं। हमने यहाँ पे किया 3 का गुणा इसमें करेंगे, दोनों पदों में होगा, उस y का गुणा इसमें हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 का x में करेंगे तो 3x माइनस 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3 बराबर में y का 1 में करेंगे y, तो y आ जाएगा। तो आपका y बराबर है, यहाँ आ गया y बराबर में ऐसा लिख लेते हैं 3x माइनस के 3। y बराबर क्या हो गया? 3x माइनस के 3। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। आपका y बराबर है 3x माइनस 3। हमने इसको पलट के लिख लिया, y यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिए। अब चलते हम अगली शर्त पर। तो पुनः प्रश्नानुसार अब तो वो क्या कहना है दोबारा कि वह 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़े जाते हैं। तो चलिए हम हर में 8 जोड़ देते हैं। तो आपकी भिन्न कितनी है? x/y। जब हर में, किसमें? हर, तो नीचे आपका हर, इसमें क्या जोड़ोगे आप? 8 जोड़ोगे तो कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। उन्होंने सवाल में कहा है कि जब वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़े जाते हैं। तो हमने हर में क्या कर दिया? 8 जोड़ दिए, तो वह 1/4 हो जाएगी। इसको भी सॉल्व करते हैं तिर्यक गुणा करके और समीकरण बनाते हैं। तो चलिए जरा 4 का x में करेंगे तो आपका 4x। अब इसका यहाँ करेंगे अपन, तो करते हैं y + 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे आपका वही का वही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप क्या करें? समीकरण 1 में जो y का मान निकला है वो अपन कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो आपका किसका मान निकलेगा? x का मान उठा के अपन फिर यहाँ रख लेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या करें? समीकरण 1 से y का मान समीकरण किस में रखते हैं अपन? 2 में। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपका यहाँ से है और ये ऊपर आपका सवाल दिया है। तो चलिए अपन रखते हैं यहाँ समीकरण 2 क्या है आपका? 4x + y, 4x बराबर में y प्लस में 8। आपका दूसरा समीकरण ये है। इसमें हमें क्या रखना है? y का मान रखना है। y की जगह पे पूरा मान ये रखेंगे अपन। तो y का मान कितना निकाला था अपन ने? 3x माइनस 3। तो चलिए रखते हैं y की जगह पे 3x माइनस के 3 और ये आपके प्लस के 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 3x प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4x, ये माइनस के 3x, यहाँ पे पक्षांतर करा तो 3x इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया बराबर। यहाँ आपके 8 किसके हैं? प्लस के, और 3 किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 5। यहाँ 4x में से 3x गए तो कितना बचा? x बराबर में आपका 5। तो x का मान निकला है आपका 5। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे अपन? समीकरण 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, आपको y का मान निकलेगा। चलिए हम 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आपका? y बराबर में 3x माइनस के 3। आपका y समीकरण 1 था y बराबर में 3x माइनस 3। यहाँ हम x का मान रखेंगे। x का मान कितना है? 5। तो चलिए रखते हैं, ये आपके 3 गुणित में 5, ये माइनस के 3 करते हैं अपन। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 माइनस के 3। 15 में से आपके 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12। ये आपका आंसर आ गया 12। y का मान कितना आ गया? 12। x का मान कितना आ गया? 5। आपको निकालना क्या था? सवाल में भिन्न निकालना था। आपका x और y निकाला, तो चलिए भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? तो आप भिन्न होगी, आपने भिन्न मानी थी x/y। x का मान कितना निकला आपका? 5 और भिन्न का मान निकला आपका 12। तो आपका आंसर कितना हुआ?
5/12 जो आपको भिन्न ज्ञात करनी थी। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक चौथे का दूसरा। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। क्या किया उसने? 40 अंक अर्जित की, 40 अंक मिले उसको टोटल, जिसमें से सही प्रश्न पर उसे 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध अंक पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो स्टूडेंट सवाल में वो ये कह रहा है कि यश ने किसी टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। अब 40 अंकों से कैसे मिलते हैं कि सही उत्तर पर 3 अंक मिले होंगे और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटे होंगे। मतलब जितने भी उसने सही उत्तर किए होंगे तो प्रत्येक सही उत्तर का उसे 3 अंक मिला, और जितने भी क्वेश्चन उसने गलत किए तो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक कम हुआ, तो सही में से उसके 3 अंक उतने अंक कम हो गए, तो उसे मिले कितने? 40। अब आगे क्या कह रहे हैं? यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, मतलब उसको सही उत्तर पर कितने? 4 अंक मिलते, और जब वो जितने भी गलत करता उसमें से हर क्वेश्चन के 2-2 अंक कम हो जाते तो उसे 50 अंक अर्जित करता वो। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हमें प्रश्नों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं स्टूडेंट कि सही प्रश्न मानते हैं उसने कितने किए और गलत कितने किए। तो लिखते हैं, यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या। वो कितनी मान ली अपन ने? x। और अशुद्ध उत्तर की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या जो अशुद्ध उत्तर की होंगे उसने सही अशुद्ध प्रश्न ही लिख ले रहा है। तो अशुद्ध प्रश्नों की संख्या वो कितनी होगी स्टूडेंट? आपकी y। आपकी सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? y। हमें x का मान निकालेंगे तो हम दोनों, लेकिन बताना किसने है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो चलिए हम करते हैं। अब स्टूडेंट उन्होंने कहा पहली शर्त जो है कि सही उत्तर पर कितने अंक मिलते? 3, और गलत पर 1 अंक कम होता है, तो उसे टोटल कितने अंक मिलते? 40। तो पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त पर अब क्या कह रहे हैं? सही प्रश्नों की संख्या x है। अब सही पे कितने अंक मिल रहा है? 3। आपके प्रश्नों की संख्या x है और एक प्रश्न पर 3 अंक मिल रहा है सही पर, तो x पे कितने होंगे? हम 3 का x में गुणा कर देंगे, ये आपका 3x। अब क्या कह रहे हैं? अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कम हो रहा है, तो एक प्रश्नों की संख्या कितनी है? y। एक प्रश्न पर 1 अंक कम हो रहा है, तो उसने गलत प्रश्न कितने किए? y। तो इसमें से हम घटा देंगे गलत प्रश्नों की संख्या। तो सही में से जब गलत घटाएं तो उसको कितने अंक मिले स्टूडेंट? 40। ये हो गया समीकरण 1। इसको आप फिर से समझिए। उन्होंने कहा है कि सही प्रश्न की संख्या कितनी मानी? अपन ने x मान ली। अब सही पर कितने मिलना है? 3 अंक, मतलब एक प्रश्न पर 3 अंक, तो आपके सही उत्तर उसने कितनी है? x। तो x का हम 3 में गुणा कर देंगे तो टोटल उसके नंबर आ जाएंगे आपको कि सही प्रश्नों पे कितने नंबर मिले। अब गलत प्रश्नों की संख्या y, एक प्रश्न गलत पर 1 अंक कम हो रहा है, तो y पर हो जाएंगे कितने? y। 3x माइनस y, इतने करने पर कितने अंक मिले उसके? 40। अब आती है अपनी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त यह है यदि सही उत्तरों की संख्या, सही प्रश्न पर उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कम होते। अब कितने अंक मिलते? 4। प्रश्नों की संख्या तो वही है x। अब प्रश्नों की संख्या x है और एक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं, तो आपके टोटल x पे कितने हो जाएंगे? आपके 4x हो जाएंगे। अब गलत कितने हो रहा है? y। अब कितने अंक कम हो रहा है? 2, तो 2 में y का गुण हो जाएगा 2y। तो इस सही में से आपके जो गलत अंक के नंबर कम होंगे तो उसे कितने अंक मिलना है? टोटल 50 अंक मिलना है। ये आपका समीकरण 2। सही प्रश्नों की संख्या जो थी आपकी x, उसमें आपने अंक से गुणा कर दिया 4x, और गलत प्रश्न की संख्या y है और गलत पे नंबर कम कितने हो रहा है? 2, तो 2y। किस में से कम होंगे? सही में से। जब गलत वाले प्रश्न के उत्तर कम होंगे तो आपको कितने अंक मिल रहे हैं? 50। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अपन किससे कर लेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे विलोपन विधि से कर दें या फिर प्रतिस्थापन विधि से, किसी से भी कर सकते हैं।
कम इसको जब अपन किससे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, मतलब समीकरण 1 से बनाएंगे हम समीकरण 3 और उसको अपन रख देंगे समीकरण 2 में। अपन विधि हमने सीखी ली थी। अब उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या आपका 3x माइनस के y बराबर में 40। आपको क्या करना है, किसी एक का मान निकाल लें, हम y का मान निकाल लें, तो y का मान निकाल लें, हम y का कर दें इस तरफ, 40 को ले आए इस तरफ, तो 3x प्लस के 40 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 40, और ये माइनस के y उस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे, प्लस के। ये आपका समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में हमने किसका मान निकाल लिया, y का, तो y आपके माइनस के हैं उस तरफ ले जाएंगे प्लस के, और 40 को हम इस तरफ ले आएंगे माइनस, तो आपका y का मान हो गया 3x माइनस 40। इस y के मान को हम समीकरण किस में रख दें, 2 में, तो रखते हैं अपन y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए अपन रखते हैं समीकरण 2 में मान। समीकरण 2 क्या है आपका, ये दिया है 4x माइनस 2y बराबर 50। 4x माइनस के 2y बराबर के 50। यहाँ पे हमको y का मान रखना है। y का मान कितना है, 3x माइनस 40। हम y की जगह रख देते हैं, ये आपके 4x माइनस के 2, यहाँ y की जगह रखे हमने 3x माइनस के 40 बराबर में कितने हो जाएंगे आपके 50। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 2 का गुणा अंदर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये आपके 4x माइनस, अब 2 का गुणा अंदर करेंगे, 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6 x की जगह आ गए, ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस। अब 2 का गुणा 40 में करेंगे तो 40 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 80 बराबर में आ गया आपका 50। अब स्टूडेंट देखिए जरा, ये आपके 6x माइनस के 4x प्लस के, 6x में से 4x जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x, बड़ी संख्या माइनस की तो ये भी माइनस के, ये आपके 80 प्लस के उस तरफ भेजेंगे तो किसको जाएंगे माइनस के, तो 50 माइनस के 80, ये माइनस के 2x ऐसे के ऐसे आ गए। अब 80 में से आपके 50 जाएंगे, तो 80 आपकी माइनस की, 50 प्लस के, 80 में से 50 गए तो माइनस के कितने होगा 30, ये माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर 2 का पक्ष अंदर करेंगे, 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा आपका भाग में, 30 के भाग में आ गया, 2 से ये काट दिया अपना, तो x बराबर कितना आ गया स्टूडेंट आपको 15। जब आपने 30 में 2 से भाग लगाया तो x का मान आ गया 15। अब x का मान उठा के अपन रख देते हैं समीकरण 1 2 में, किसी में भी रख दीजिए, आपका निकल आएगा y का मान। चलिए हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर आपका समीकरण 1 है 3x माइनस के y बराबर में 40। चलिए रखिए, 3 गुणित में y का मान कितना 15, ये माइनस के y बराबर में 40। आपने x का मान रख दिया 15, अब 15 का 3 में गुणा करेंगे, 15 3 45, ये माइनस के y बराबर में 40, प्लस के 45 उस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे माइनस के, तो माइनस के y बराबर में 40 माइनस के 45। अब स्टूडेंट आप ये माइनस के y है, ये आपके प्लस के 40, ये माइनस के 45, 45 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे आपके माइनस y बराबर, आपके 45 में से 40 गए माइनस के 5 बचे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट आपको 5। आपके y का मान आ गया 5, मतलब गलत प्रश्नों की संख्या, और सही प्रश्नों की संख्या कितना आ गया आपका 15। तो स्टूडेंट ये निकला आपका x का मान 15, ये निकला y का मान 15। अब सवाल में पूछा क्या था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब टेस्ट में टोटल प्रश्न कितने थे, सही प्रश्नों की संख्या x, मतलब उसने सही प्रश्न कितने किए थे x, और गलत के लिए थे y, इन दोनों को टोटल जोड़ देंगे। टोटल पूछा है आपसे, तो 15 ये हैं, 5 हैं, कितने हो जाएंगे 20 प्रश्न, तो टोटल प्रश्न हो जाएंगे आपके, टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे 15 5 20, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, आगे के सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।